JSW एनर्जी ने एक बहुत ही सक्सेसफुल QIP 5,000 करोड़ का रेस किया है। मेरे साथ कंपनी के जॉइंट MD और CEO शरद महेंद्रन हैं और साथ ही साथ प्रतेश विनय जो कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस है। आप दोनों का ही स्वागत है। अगर मुझे एक अंदाजा दे सके, 5,000 करोड़, काफी नामी निवेशक ऑन बोर्ड आए हैं, उस पर प्रतेश मैं आपसे राय लेना चाहूंगी। लेकिन इस QIP की प्राइमरी वजह क्या थी? कितना आप डेट कम करना चाहेंगे? कितना खास तौर से अपने रिन्यूएबल एनर्जी आर्म में इन्वेस्ट करेंगे शरद जी? गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। हर्षिता, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि ये एक ग्रोथ कैपिटल की तरह हम इसको देख रहे हैं। हमने ये प्लान ऑलरेडी दिया हुआ है कि हम FY30 तक हमको 20 गीगावाट की कैपेसिटी पे पहुंचना है और हम उस लाइन पे चल रहे हैं। और अगर अभी हम देखें, हमने जो अभी ये साल ख़त्म हुआ है मार्च 24 में, तो हम 7.2 गीगावाट कैपेसिटी पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। और हमने ये 20 गीगावाट का अनाउंसमेंट जो 2 साल पहले किया था कि FY30 तक पहुंचना है, वो 2 फेजेज में था। FY25 एंड तक हमने कहा था 10 गीगावाट पहुंचेंगे और उसके बाद FY25 से FY30 तक के बीच में हम 20 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे। तो 7.2 ऑलरेडी अचीव्ड। और उसके बाद इस साल में जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है और जो ऑर्डर बुक हमारे पास है, हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो फेज 1 का 10 गीगावाट है वो FY25 तक हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो इधर अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, अगर हम कंट्री का भी देखें तो कंट्री में जिस तरह से डिमांड ग्रोथ हो रहा है, पावर डिमांड का अगर हम देखें कि पीक डिमांड अगर हम 2021-22 में देखें तो जो 203 गीगावाट पहुंचा था, वो अभी जो साल एंड हुआ है उसमें 260 गीगावाट पहुंच गया। और जो प्रोजेक्शंस हैं, जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कंट्री का, मैन्युफैक्चरिंग लेड अर्बनाइजेशन हो रहा है, उससे पीक डिमांड बाय FY30 ये 335 गीगावाट तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। इन सब को देखते हुए हमने देखा कि ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो हमने कॉम्पिटिटिव बिड स्पेस में, जो कि अब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हुआ है, हमने पार्टिसिपेट किया। और लास्ट 2 महीने में हमने काफ़ी लार्ज कैपेसिटीज़ कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जीता, जो कि क्लोज टू करीब 3.7 गीगावाट। तो आज हमारे पास जो ऑर्डर बुक है और जो एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास में क्वांटम है, हम मतलब वी आर कॉन्फिडेंट दैट जो FY30 हमने बोला था कि हम 20 गीगावाट पहुंचेंगे, हमको उसको ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है। और हमको ये कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ साल पहले ही इसको अचीव कर लेंगे। और उसके लिए ये हमारी जो ग्रोथ कैपिटल है, ये एक बहुत बड़ा एनेबलर है हमारे लिए, जो हमको हेल्प करेगा टू एक्सेलरेट आवर ग्रोथ। ओके, तो इस ग्रोथ कैपिटल को रेस करने में आपने जैसे शेयर किया है कि काफी नामी निवेशक ऑन बोर्ड आए हैं। क्या, क्योंकि इंटरेस्ट लोगों का है इस सेक्टर में, क्या प्राइसिंग आपको लगा कि वाकई में उतना डिस्काउंट देना चाहिए था? आए तो लोग हाथों हाथ ले लेते आपके करंट मार्केट प्राइस पर इस स्टॉक को। देखिए, सबसे पहले ये आपको क्लैरिफाई करूं कि प्राइसिंग डिस्काउंट आपको हेडलाइन ज़्यादा इसलिए दिख रहा है बिकॉज QIP लॉन्च के बाद से ही स्टॉक वेंट अप बाई 10 to 15%। बिकॉज फ्लोर प्राइस डिटर्मिनेशन होती है द डे बिफोर द बोर्ड अप्रूव्स द QIP इशुएंस। तो उस दिन तक तो फ्लोर प्राइस 510 रुपये थे एंड उस समय की स्पॉट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस जो थी वो आई थिंक 520-525 के पास थे। ये हमें भी नहीं पता था कि ये ऑलमोस्ट 580-600 हो जाएगा। बट मोर इम्पॉर्टेंटली देखिए, प्राइस तो विल बी डिटरमिन्ड बाय द मार्केट। हमारी ऑब्जेक्टिव थी कि 2-3 चीज़ें थी। पहला है कि आज जैसे शरद ने बोला कि लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ कैपिटल एक हम वॉर चेस्ट बिल्ड कर लें बैलेंस शीट में, ताकि हमको ग्रोथ एक्सेलरेशन आसानी से हो जाए। दूसरा ये भी था कि पिछले 1-1.5 सालों में जितने भी ये रेप्यूटेड निवेशक हैं, इन लोगों ने हमसे मिला, इन्होंने हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखी, हमारा एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी देखा, तो काफ़ी लोगों ने ये फीडबैक दिया कि बहुत अच्छी कंपनी है बट आपकी फ्री फ्लोट बहुत कम है, आपकी लिक्विडिटी बहुत कम है, तो हम लार्ज साइज़ का पोजीशन नहीं ले सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी ये भी थी कि अगर हम एक लार्ज लिक्विडिटी इवेंट क्रिएट करें तो एक ही शॉट में बिना इम्पैक्ट कॉस्ट हाई किए हुए उन निवेशकों के लिए हम बहुत हाई क्वालिटी इन्वेस्टर्स अपने कैप टेबल में ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के चलते हमने ये किया। तो डिस्काउंट तो देखिए वो मार्केट है, राइट, बट JSW ग्रुप की एक और खासियत है
कि whenever we have raised capital across any of our businesses, हमने काफ़ी टेबल पे छोड़ा है ताकि शेयर होल्डर्स खुश रहें। लॉन्ग टर्म में तो वैल्यू क्रिएशन होती ही है, बट शेयर होल्डर्स भी अगर एंट्री लेवल पे अगर खुश रहें तो वो अच्छी बात है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के जैसे हम देखते हैं। जी, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बोल रहे हैं और यहाँ पर बेसिकली प्रीमाइस एक तो थोड़ा सा कर्ज कम करने का था, दूसरा न्यू एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी आर्म में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा डालने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। क्या आगे भी चलकर आपको लगेगा कि मौका मिलेगा तो रिन्यूएबल आर्म के लिए और फंड रेज करेंगे? क्या उतनी विंडो है इस समय जब आप निवेशकों से बात करते हैं? तो वो जो विंडो होएगी फंक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी होएगी। एक बार अगर एक कदम पीछे लूँ तो बिना इस कैपिटल रेस के हम कितना केपेक्स कर सकते थे, पहले वो समझने की ज़रूरत है। आप अगर देखें हमारा सालाना जो भी P&L बैलेंस शीट जो भी बनता है, तो फ्री कैश फ्लो जिसको बोलते हैं कि ऑल द कैश फ्लो आफ्टर सर्विसिंग ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज़, वो करीब 3-3.5 हज़ार करोड़ का साल का बनता है। तो 3:1 पे डेट इक्विटी पे नए प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग होती है। मतलब मैं 12 से 15 हज़ार करोड़ का सालाना केपेक्स बिना ये कैपिटल रेस किए मैं कर सकता था। तो जो शरद जी ने बोला कि हमारी जो 2030 की टारगेट है, अगर हमें 20 गीगावाट जनरेशन और 40 गीगावाट आवर स्टोरेज 2030 तक करनी थी, तो हमें नए कैपिटल की ज़रूरत नहीं थी। जो हमारा इंटरनल कैश फ्लो, इंटरनल अक्रूवल्स है साल का, वो काफ़ी था। लेकिन चूंकि अभी जैसे इन्होंने बोला बिकॉज ऑफ ये इकोनॉमिक मोमेंटम, पावर डिमांड बहुत स्ट्रांग है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अट्रैक्टिव हो गई है। तो ऑप्शन टू एक्सेलरेट ग्रोथ है, तो उसके लिए हमने एडिशनल कैपिटल रेज किया। तो इसीलिए मैं कहीं पे डेट पे डाउन करूं वो मैटर नहीं करता है, बिकॉज अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड बेसिस पे बैलेंस शीट क्या दिख रही है वो है। तो क्लियरली ये कैपिटल रेज से मैसेज ये हम दे रहे हैं कि अब हम ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो ऑप्शनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं। पॉइंट टेकन। तो इस ग्रोथ को जो आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं, मुझे बताइए इसमें स्पेशली बैटरी स्टोरेज के लिए क्या प्लान्स रहेंगे शरद जी? क्योंकि वो एक एरिया है जहां पर डिमांड अच्छी खासी भारत में ही बिल्ड हो रही है। तो आप कैसे उसको सर्विस करना चाहेंगे? कितना और इन्वेस्टमेंट, क्या कितनी कैपेसिटी? देखिए, बैटरी स्टोरेज बिल्कुल आपने जो बोला करेक्ट है। उसके कई रीजंस हैं। पहला कि इस समय जब हम लोग पावर कॉस्ट देखें तो जो पीक डिमांड, पहले अगर हम देखें कुछ समय पहले तक पीक डिमांड के लिए बिड्स आते थे कि पीक आवर में हमको इतना एनर्जी चाहिए, वो सोलर, विंड एंड ऑल, तो वो एक वायबिलिटी, और उसमें टैरिफ्स बहुत ज़्यादा जा रहे थे बिकॉज आप उस पर्टिकुलर आवर में मांग रहे हैं जिसमें अनसर्टेनिटी है। तो बैटरी स्टोरेज एक ऐसा एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है कि किसी को भी, किसी भी डिस्कॉम को, किसी को स्टेट को, चाहे मॉर्निंग पीक में चाहिए, इवनिंग पीक में चाहिए, जब हमने देखा है कि थर्मल पावर 10 रुपए तक पहुंच जाता है, तो उस समय के लिए ये एक बहुत ही वायबल ऑप्शन हो रहा है। कुछ समय पहले तक नहीं था ये, क्योंकि बैटरी कॉस्ट इतना था, लेकिन हमने पिछले 1-1.5 साल में जो देखा है जिस तरह से बैटरी की प्राइसेस मॉडरेट हो रही हैं, वो ये एक मूव करना शुरू हुआ है एक वायबल ऑप्शन के लिए। तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी हमने अगर देखें भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल लोकेशन 1 गीगावाट आवर का बिड जो हमने प्रोजेक्ट जो हमने जीता और जिसका हमने पार्ट PPA भी साइन कर लिया है, उस पर हम इमीडिएटली काम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा अभी बैटरी स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक कि FDRE एक नया कंसेप्ट जो आया है कि जिसमें फिक्स्ड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, स्टेट का 1-1 घंटे का क्या रिक्वायरमेंट है पास्ट से और फ्यूचर को देखते हुए, उस तरह का बिड भी आया। वो भी अभी हमने 1 महीना पहले वो बिड भी हमने जीता है, जिसमें हमारी टीम पूरा करती है वर्किंग कि इसको हम कैसे मीट करें स्टेट का रिक्वायरमेंट विद बेस्ट सोल्यूशन एंड टू बाय ऑप्टिमाइजिंग द कॉस्ट। इट्स अ मिक्स ऑफ विंड भी है उसमें, सोलर भी है, बैटरी स्टोरेज भी है। तो एक तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं बिकॉज कंट्री में ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है आने वाले समय में। अभी कुछ स्टेट्स प्योर स्टोरेज के बिड्स भी ऑलरेडी डिस्कशन शुरू हो गए हैं, तो उसमें भी हम लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। उसके साथ साथ हमारा जो ग्रुप कैप्टिव रिक्वायरमेंट है हमारा ग्रुप कंपनीज का, वहाँ पे भी एक हमारा आज हम ग्रुप में देखें तो स्टील कंपनी हमारी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है इंडिया की, और ग्रीन स्टील एक बहुत बड़ा फोकस है।
तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी हम एडवांस स्टेज डिस्कशन में हैं फॉर साइनिंग द पीपीए। उनको राउंड द क्लॉक ग्रीन पावर जो कि मिक्स होगा अगेन पंप स्टोरेज, पंप स्टोरेज, सोलर एंड विंड का। इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन एक ये भी बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक पीपीए साइन कर लिया है, एक छोटा प्रोजेक्ट 25 मेगावाट का जो कि 3800 tons of per annum of hydrogen, million tons of hydrogen, along with 30,000 tons of green hydrogen. तो green hydrogen, green oxygen, sorry, 30,000 tons. ये एक हम प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं फॉर आवर ग्रुप कंपनी JSW स्टील। इसमें बहुत बड़ी लर्निंग्स होंगी हमारे लिए भी, स्टील की कंपनी को भी यूज करने के लिए DRI प्रोसेस में। तो एक दो, हालांकि अभी बहुत अगर हम देखें कॉस्ट वाइज अभी भी इसको ऑप्टिमाइज होना है, क्योंकि अगर हम ये देखें ग्रीन हाइड्रोजन में 70% कॉस्ट होता है पावर का। तो उसमें ग्रीन पावर में जो हमारी एक कैपेबिलिटी, जैसा अभी प्रीतेश ने बताया कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एग्जीक्यूशन जो हमारी एक अपनी कैपेबिलिटी है, हम ये समझते हैं कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस फील्ड में कि पावर कॉस्ट को अगर हमने ऑप्टिमाइज कर दिया तो ग्रीन हाइड्रोजन कॉस्ट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए पंप स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज में हमारा मेजर फोकस है, इन विच वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन। तो जहां आप अपने 2030 के टारगेट्स अग्रेसिवली या टाइम से पहले अचीव करेंगे, क्या मिक्स भी काफी ज्यादा बदलने वाला है, थर्मल बिजनेस वर्सेस आपका रिन्यूएबल बिजनेस इन द कमिंग इयर्स? अगर अभी हम देखें कि आज अगर हमारा थर्मल पोर्टफोलियो अभी जो हमारा साल खत्म हुआ मार्च 23 में, ऑलमोस्ट 50-50 है। 50% हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो एंड 50% थर्मल है। अभी जो हमारी कैपेसिटी एडिशन जो वर्क इन प्रोग्रेस इस समय चल रहा है, जो हम इस साल जो करंट ईयर अभी शुरू हुआ है, करंट फिस्कल एंड पे जो हम क्लोज टू 10 गीगावाट पहुंचेंगे, उसमें हमारा ये पोर्टफोलियो 60% से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का हो जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड हमने ये जैसा डिक्लेयर किया था कि 2/3 रिन्यूएबल 1/3 थर्मल, उससे ज़्यादा ही हमारा 2/3 से ज़्यादा ही ग्रीन पोर्टफोलियो होगा। तो आने वाले समय में मेजर फोकस हमारा JSW नियो के थ्रू ग्रीन एनर्जी पे ही है। प्रीतेश जी, फिर उस लिहाज से अगर एक अंदाजा दे सके, क्योंकि हम एक पीक डिमांड सीजन में भी उतर रहे हैं, क्लियरली आगे चलकर कंपनी का फोकस होगा रिन्यूएबल पर काफी ज्यादा जोर देना, क्योंकि इस समय वो डिमांड पिकअप कर रही है। एंड यू नो इट परहैप्स विल बी वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी सॉ इन 20 इयर्स अगो, जहां पर रिन्यूएबल कंपनी आई लेकिन लास्ट नहीं कर पाई फॉर वेरियस अदर रीजंस। यहाँ पर सक्सेस के लिए मर्चेंट टैरिफ्स में कितने बदलाव, कितना आगे और इजाफा आता हुआ दिखाई दे सकता है? आपको कितनी विजिबिलिटी लग रही है कि वो टैरिफ्स भी बेहतर आप लोगों को मिले? नहीं, मर्चेंट टैरिफ्स तो देखिए ऑलरेडी काफ़ी इजाफा हो चुका है। अगर आप पिछले 3 साल में देखें तो मर्चेंट टैरिफ्स काफ़ी ऊपर गई हैं। और अभी भी क्या हो रहा है कि पीकिंग आवर्स में वो 8 से 10 रुपए पहुंच जाती है। ऑफ पीक आवर्स होते हैं दिन में, क्योंकि सोलर सप्लाई आ जाती है तो उस समय कम हो जाते हैं। तो एवरेज भी आप अगर देखें मार्च 24 अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का भी जो जस्ट ख़त्म हुआ है, एवरेज मर्चेंट टैरिफ पूरे साल का ऑन अ राउंड द क्लॉक 24 आवर बेसिस करीब 5-5.25 रुपये से ऊपर था। तो ये काफ़ी अच्छा टैरिफ है, मतलब क्योंकि इसमें सीजनैलिटी है, इसमें टाइम ऑफ डे टैरिफ है, सब कुछ है। तो हमारे हिसाब से कि अभी पीक समर आने वाला है तो वापस टेम्पररीली फॉर फ्यू मंथ्स ये ऊपर जाएगा, और फिर जब मानसून आएगा तो फिर वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एवरेज साल का हमें लगता है कि 5 से 6 रुपए के बीच में मर्चेंट टैरिफ सस्टेन करेगा। ये बहुत अच्छा टैरिफ है, क्योंकि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के कंपैरिजन में इंटरनेशनल कोल प्राइसेस बहुत हाई थे उस साल, और तब जाके करीब 6 रुपए का टैरिफ था। तो कोल प्राइसेस तो बहुत नीचे आ गई हैं सीबोर्न मार्केट्स में, थर्मल मार्केट्स में अगर आप देखें तो जो डार्क स्प्रेड बोलते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है 5 से 6 रुपए के बीच में। तो हमारे हिसाब से ये यहाँ सस्टेन करेगा एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए, क्योंकि जब तक ये पावर डिमांड सप्लाई का गैप रहेगा मर्चेंट टैरिफ्स विल बी फर्म। और ये कितना फिर एड करेगा आपके मार्जिन्स को और बेहतर करने के लिए? क्योंकि लास्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में हमने देखा था कोल के दाम थोड़े से कम हुए थे तो उसका काफी फायदा मिला था। तो ये अब करंट सिचुएशन और कितनी एड करती हुई दिखाई दे? देखिए हमारे लिए क्या होने वाला है कि हमारी ऑलरेडी 650 मेगावाट की इम्पोर्टेड कोल बेस्ड मर्चेंट कैपेसिटी है। फिर डोमेस्टिक कोल बेस्ड एक 3.5 मेगावाट की यूनिट 1 हमने इंड भारत में सिंक्रोनाइज जनवरी में की थी, जो अभी जस्ट स्टेबलाइजेशन होके अभी ऑपरेशनल हो रही है।
सेकेंड यूनिट 350 मेगावाट की इंड भारत की हमारी इस क्वार्टर के एंड में सिंक्रोनाइज होने वाली है। तो आप एक क्वार्टर और का स्टेबलाइजेशन देख लें तो सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल ईयर से अक्टूबर ऑनवर्ड्स 700 मेगावाट की स्टेबलाइज्ड डोमेस्टिक कोल बेस्ड मर्चेंट कैपेसिटी ऐड होने वाली है। तो हमारे हिसाब से हमें उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है एंड हम उसको ऐसा देख रहे हैं कि हम कुछ एक्सेस कैश जो फ्री इक्विटी हम जनरेट कर पाएंगे ग्रोथ में डिप्लॉय करने के लिए। जो आप एक्सेस कैश जनरेट करेंगे, जो आप ग्रोथ में डिप्लॉय करना चाहेंगे, उसमें शरद जी कुछ क्या इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज पर भी आपकी नजरें हैं? क्योंकि मित्रा एक बहुत ही सूटेबल अपॉर्चुनिटी थी और उसका पूरा फायदा कंपनी को मिलता दिखाई देने लगा है। ऐसे कुछ आपने आइडेंटिफाई किए हैं एसेट्स? जी, ये एक अभी आजकल हम देखें तो ये एक रेगुलर फिनोमिना हो गया है कि इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कंटिन्यूसली आ रही हैं, स्पेशली सोलर में, सोलर स्पेस में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने बिड्स पहले जीते थे, प्रोजेक्ट्स लगाए थे, वो विद अ फंड लाइफ ऑफ 3 इयर्स 5 इयर्स, तो काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में रेगुलरली आते रहते हैं। तो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे कमेंट ना करते हुए हम ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग इसको डेफिनेटली बहुत ही कीनली मॉनिटर करते हैं और ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, और ऐसा कोई एक अपॉर्चुनिटी जो हमको सूटेबल लगता है वी विल डेफिनेटली बी ओपन, क्योंकि हमारी एक अपनी कोर स्ट्रेंथ जो है जिसको हम ज़रूर से इवेलुएट करते हैं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी के लिए, वो एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ जो हमारी है कि हम जो भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है हम उसको फास्ट एग्जीक्यूशन, बहुत लोएस्ट वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट, जैसा प्रीतेश भी बोले थे, हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो हमको पूरा वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं प्रोजेक्ट के, हमको इमीडिएट फ्री कैश फ्लो में गेट्स जनरेटेड, तो वी इवेल्युएट इन टोटलिटी ऑफ इट डिसाइड करते हैं। और ये हमारा जो अभी रिसेंट फंड रेज हुआ है इसने हमको और स्ट्रेंथन किया है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अगर अच्छी आती हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एंड गुड लक टू जेएसडब्ल्यू। थैंक यू वेरी मच।